अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बसंतकालीन गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार के लिए अमरूद, अनार, नींबू के बाग में बाहर नियंत्रण पर जानकारी। पशुओं में होने वाले बांझपन की वजह और उसके निवारण पर जानकारी। प्रदेश के जो किसान भाई बसंतकालीन गन्ने की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बुवाई के लिए उपयुक्त चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि इसकी बुवाई एक बार कर देने पर कम से कम 2 या 3 साल तक इससे उपज ली जा सकती है। इसलिए जरूरी है किसान भाइयों कि गन्ने की अधिक उपज देने वाले किस्म का चुनाव करें और उसकी बुवाई वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर ही करें, तभी किसान आगे चलकर गन्ने की खेती से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो बसंतकालीन गन्ने की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और वैज्ञानिक तकनीक से इसकी बुवाई किस तरह से करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर BS कंशाना। आज आप लोगों को बसंतकालीन गन्ना के विषय में कुछ जानकारी देंगे। बसंतकालीन गन्ना की फसल लगाने का सही समय अभी चल रहा है और 15 मार्च तक हम बहुत अच्छा गन्ना लगा सकते हैं। गन्ने की फसल लगाने के पीछे जो मुख्य बात है वो ये कि गन्ने की फसल का अंकुरण उस वक्त सबसे बढ़िया होता है जब दिन और रात के तापमान में अधिकाधिक अंतर हो, और वर्तमान में हम देख रहे हैं दिन में काफ़ी गर्मी होती है जबकि रात में ठंडक होती है, अतः यह समय सबसे उपयुक्त है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। इस आधार पर बसंतकालीन गन्ना रोप का समय फरवरी के दूसरे सप्ताह से अंत मार्च तक का होता है। दोमट मिट्टी, ऊंची या मध्यम जमीन जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो अधिक उपयुक्त है। गन्ना की बसंतकालीन रोप करने के लिए यदि खेत में नमी की कमी हो तो एक हल्की सिंचाई करने के बाद खेत की तैयारी शुरू करना चाहिए। इसके लिए हम एक बार मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई करें जिससे खेत अच्छी तरीके से खुल जाए और उसमें नीचे जो भी अंडे हैं कीड़ों के या आपके खरपतवारों के बीज हैं वो निकलकर ऊपर आ जाएं जिससे कि वो नष्ट हो सकें। साथ ही साथ एक बार हैरो चलाकर उन बेलों को फोड़ देना चाहिए। इसके बाद कम से कम 2 बार कल्टीवेटर से अच्छे से क्रॉस में जुताई करें और पाटा लगाकर खेत को समतल बनाएं। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। 20 टन कंपोस्ट या गोबर की खाद या गंधकीय प्रेस मड या वर्मी कंपोस्ट 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय ही डालकर मिला देना चाहिए। गन्ने की खेती में नाइट्रोजन 180 किलोग्राम, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम, पोटाश 20 से 40, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। अतः बुवाई के समय नाइट्रोजन का 1/3 भाग फास्फोरस एवं पोटाश व जिंक की पूरी मात्रा खेत तैयारी के समय ही प्रयोग करें। गन्ना का रोपण करने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रजाति के चयन की बात करें तो इस वक्त चूँकि हम 8 से 9 महीने ही हमें मिलेंगे अपने फसल को पकने के लिए, तो ऐसी अवस्था में जो शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं उनका चुनाव हमें करना चाहिए। इसमें CO 88-230, COJ 64 ये बहुत अच्छी प्रजातियां हैं जो यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं और आसपास के क्षेत्र में मिल जाती हैं। इनका प्रयोग हमें अपने बुआई के लिए करना चाहिए। उन्नत बीज का चुनाव।
फसल की उपज बढ़ाने में स्वस्थ बीजों की बुवाई का विशेष महत्व है। उन्नतशील प्रजाति के होते हुए भी यदि बीज की स्वस्थता पर ध्यान नहीं रखा गया तो उस जाति की उपज क्षमता होने के बावजूद भी अच्छी उपज नहीं मिल सकती। बुवाई हेतु गन्ने के बीजों की आयु 10 से 12 माह ही होना चाहिए। यहाँ ये प्रमुख बात है कि 2 से 3 आँख के टुकड़ों का ही चुनाव हमें बीज की बुआई के लिए करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो लगभग 80 से 100 क्विंटल गन्ना बीज के रूप में हमें प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। अगर हम ज़्यादा लंबे गन्ने अपने खेत में दबाते हैं तो उनसे गन्ने के अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है। साधारणतः हमें प्रयास करना चाहिए कि गन्ने के ऊपर का हिस्सा, जिसको किसान भाई अगोला कहते हैं, उसका प्रयोग हमें अपने खेत में बीज के लिए करना चाहिए और नीचे वाला हिस्सा मिलिंग के लिए उपयोग करना चाहिए, वो गुड़ बनाने के लिए या शक्कर कारखाने में देने के लिए करना चाहिए। इसका प्रमुख कारण किसान भाइयों यह है कि जब भी अंकुरण की बात करते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है गन्ने का, उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है और अंकुरण अच्छा होता है, जबकि नीचे वाले जो हिस्सा है गन्ने का, उसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके कारण से उसमें अंकुरण अच्छा नहीं होता। और 2.5 फुट के अंतर पर हम जो गन्ने की घारें हैं वो बना लें। इसके उपरांत गन्ने के 2 से 3 आँख के टुकड़े हम अपने खेत में बिछा दें और उनको पानी लगाकर मिट्टी में दबा दें। साथ ही साथ हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि 2 या 3 आँख से बड़े गन्ने के टुकड़े हमें उपयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब बड़ा गन्ना हम उपयोग करते हैं तो उसमें गन्ने की जो आँखें हैं उन तक पानी और दूसरे पोषक तत्व पहुँचने की क्रिया है वो हमेशा कटे क्षेत्र से होती है। तो जो कटा हुआ सरफेस है वो बहुत कम रह जाता है जब हम टुकड़ा लंबा लेते हैं। तो अगर हम छोटा टुकड़ा लेंगे तो उसमें कटा हुआ क्षेत्रफल ज़्यादा होने से हमें ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व और पानी उपलब्ध हो पाता है, जिससे हमें अंकुरण शीघ्र मिलता है और अंकुरण बहुत अच्छा मिलता है। समेकित खरपतवार नियंत्रण। गन्ना फसल को 120 दिनों तक खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। रोप के 35 से 40 दिनों बाद तथा आवश्यकता अनुसार 60 से 65 दिनों बाद निराई करें। खरपतवार के लिए खरपतवार नाशी दवा का व्यवहार भी कर सकते हैं। एट्राजिन 2.5 से 3 किलोग्राम या मेट्रीब्यूजिन 1.43 किलोग्राम या पेंडामेथिलिन 3.3 किलोग्राम 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर गन्ना रोप के 2 से 3 दिनों के अंदर समान रूप से खेत में छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त मई के मध्य में एक गुड़ाई करने पर खरपतवार पूरी तरह नियंत्रित हो जाते हैं। सिंचाई। प्रथम सिंचाई रोप के 40 से 45 दिनों के बाद करें। इसके बाद आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। बसंतकालीन रोप में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक सिंचाई के बाद अंतराकर्षण पंचफारा की मदद से करें। इससे मिट्टी में वायु का संचार होता है तथा पौधों का विकास शीघ्र होता है। जल की उपलब्धता के अनुसार सिंचाई। यदि 4 सिंचाइयों के लिए जल उपलब्ध है तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सिंचाइयां क्रमशः जमाव पूरा होने पहली, दूसरी व तीसरी बार किल्ले निकलने पर करना चाहिए। यदि 3 सिंचाइयों के लिए जल उपलब्ध है तो ये सिंचाइयां पहले, दूसरे, तीसरे किल्ले निकलते समय करना चाहिए। यदि 2 सिंचाइयों के लिए जल उपलब्ध है तो ये सिंचाइयां दूसरे तथा तीसरे किल्ले निकलते समय करना चाहिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ फल वृक्षों जैसे अमरूद, अनार, नींबू में वर्ष में आने वाली फलन की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। लेकिन यदि इन सभी फलत को लिया जाता है तो इनमें प्राप्त फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, साथ ही साथ वृक्ष भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि इनकी बहार को नियंत्रित करके वर्ष में एक ही बार फलन लिया जाए, जिससे इन फल बागों से क्वालिटी वाले फलों की अधिक उपज मिल सके। तो इन फल बागों में किस तरह बहार को नियंत्रित करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के विषय विशेषज्ञ अर्जुन कश्यप। आज हमारे बीच चर्चा का विषय है किस प्रकार बहार नियंत्रण की जाए। बहार से हमारा तात्पर्य है कुछ फल वृक्षों जैसे अमरूद, नींबू एवं अनार में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक बार पुष्पन होता है, जिसे हम बहार कहते हैं। यदि किसान भाई एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक बार फलन लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में फलों की गुणवत्ता एवं उनकी जो उत्पादन होता है प्रति इकाई या प्रति पौधा बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ पौधे के स्वास्थ्य पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान भाई एक वर्ष में एक पौधे से जो है एक ही बार फलन ले। इसके लिए हमें क्रॉप रेगुलेशन करना पड़ता है। क्रॉप रेगुलेशन से हमारा तात्पर्य है कि आपको जो मुख्य बहार लेना है, मुख्य बहार के पहले आपको जो अन्य बहारें आ रही हैं उसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा या उन्हें आपको रोकना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तरी भारत या मध्य भारत की हम बात करें तो इनमें मुख्य रूप से 3 बहारें पौधों में आती हैं, जैसे कि एक होती है अम्बे बहार, एक होती है मृग बहार, एक होती है हस्त बहार। अमरूद के बाग हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं और इन बागों से गुणवत्ता युक्त फलों की अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सी फलन लें तथा आने वाली शेष बहारों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमरूद की। अमरूद में उत्तरी भारत में मुख्य रूप से 2 बहारें आती हैं। एक होती है अम्बे बहार जो कि जनवरी से लेकर फरवरी माह के बीच में आती है। दूसरी बहार होती है मृग बहार जो कि अमरूद की मुख्य बहार है। ये बहार जून से लेकर जुलाई माह में आती है। किसान भाई को चाहिए कि यदि वे मृग बहार लेता है तो उसे ऐसी स्थिति में अम्बे बहार को नियंत्रित करना पड़ेगा। अम्बे बहार के नियंत्रण के लिए कुछ सरल एवं सस्ते उपाय हैं जिनका उपयोग करके किसान भाई उस बहार को नियंत्रित कर सकता है एवं आने वाली मृग बहार का उत्पादन बढ़ा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंचाई रोकना। सिंचाई रोकने से मेरा तात्पर्य है कि जैसे ही आप फलों की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं या फलों की तुड़ाई कर लेते हैं दिसंबर माह और जनवरी माह के बीच में, फरवरी माह से आप अमरूद का पानी रोक दें। पानी रोकने के 1 माह पश्चात मुख्य तने से एक गोला बना लीजिए 1 से लेकर 1.5 मीटर का। उसकी सारी मिट्टी आप 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर गहराई तक हटा दीजिए। होगा इससे ये जो फीडिंग जोन जिसे हम कहते हैं रूट का, उस जोन से सारी ऊर्जा ऊपर की ओर ट्रांसफर होकर शाखाओं में जाएगी, जिससे आने वाली मृग बहार में बहुत अधिक मात्रा में फूल लगेंगे जो कि आपको बहुत अधिक फलन में जो है सहायता करेंगे। अप्रैल माह तक आप सिंचाई रोक के रखें। अप्रैल माह में आप जो है उस पौधे में जो आपने मिट्टी हटाई थी उस मिट्टी को वापस मतलब आप जो ढक दें और साथ ही साथ उसके अंदर FYM की 40 से लेकर 50 किलोग्राम मात्रा प्रति पौधा, साथ ही साथ 400 ग्राम नत्रजन, 400 ग्राम पोटास, 600 ग्राम जो है फास्फोरस लेके प्रति पौधे के हिसाब से आप लोग उसमें मिलाएं। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा न देते हुए 2 बार में आप दें। पहली मात्रा जो आप अप्रैल महीने के अंदर आप जो उसके अंदर हल्की गुड़ाई कर रहे थे उस टाइम डाल दें, और जो बची हुई 200 ग्राम मात्रा है वे आप अक्टूबर महीने में जब जो बेरी स्टेज जब होती है, जब फल थोड़े छोटे होते हैं उस टाइम आप दें। उर्वरक एवं खाद मिलाने के बाद एक हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई के 7 दिन पश्चात किसान भाइयों आप एक भारी सिंचाई या गहरी सिंचाई करें। उसके 15 दिन के बाद एक और आप गहरी सिंचाई करेंगे। तो जैसे ही हम पहुंच जाते हैं जून महीने में, जैसे ही आप जून महीने में जाते हैं वहां आपको देखेंगे कि जुलाई की शुरुआत में उसमें छोटे छोटे नए स्प्राउट आ जाते हैं और उससे आपको नई बहार मिलती है जो कि बहुत अधिक संख्या में फूल मिलेंगे, बहुत अच्छी गुणवत्ता मिलेंगे। दूसरा तरीका है रसायनों का छिड़काव। रसायनों में हम बात करेंगे NAA की। NAA से मेरा तात्पर्य है नेप्थलिक एसिटिक एसिड। बाजार में यह प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है। जैसे ही आपकी अम्बे बहार आती है, अम्बे बहार पर आप इसका 600 से लेके 800 मिलीग्राम प्रति लीटर घोलकर 10 से 12 लीटर प्रति पौधे के हिसाब से जितने ज़्यादा फूल खिल सके उस पर आप स्प्रे करें, जिससे कि सारे पुष्प झड़ जाएंगे। दूसरा एक और तरीका किसान भाइयों कि यदि आपके पास घर में यूरिया तो उपलब्ध रहता ही है, यूरिया का बहुत ही अधिक कंसंट्रेशन वाला घोल 10 से लेके 15% वाला घोल आप लेकर प्रति पौधा 8 से लेके 10 लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें। इससे भी आपके पुष्प जो है झड़ जाएंगे। तीसरी एक और विधि है किसान भाइयों, वो है हल्की काट छांट। फरवरी माह आप जो है पौधे की हल्की काट छांट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि अमरूद में जो फल आते हैं वे नई शाखाओं पर आते हैं और नई शाखाएं आने में कम से कम 3 से 4 माह का टाइम लगता है, जो कि आपको 3 से 4 माह में आराम से आ जाएंगी और आपको अधिक से अधिक मात्रा में फल एवं पुष्प उत्पादन होगा। इसी तरह अनार के बाग भी हमारे राज्य के महाकौशल एवं मालवा क्षेत्र में अधिक देखने को मिलते हैं, लेकिन इन फल वृक्षों में फलन 3 बार होता है। यदि तीनों फलन लेते हैं तो फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं मिलती, साथ ही आय भी कम मिलती है।
इसलिए जरूरी है कि अनार के बागों में बहार नियंत्रण करके एक ही फलन ली जाए। तो ये सब किस तरह करना है, इस बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों अनार की। अनार भी मतलब जो है वो उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक के मध्य तक की बहुत अच्छी फसल है। ये मतलब जो काफ़ी गर्मी सहन कर लेती है। इस फसल में एक वर्ष में 3 बहारें आती हैं और हमें चाहिए कि हम केवल कोई एक बहार चुनें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो किसान भाई हस्त बहार लेते हैं, हस्त बहार वैसे बहुत कम ली जाती है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अम्बे बहार की। अम्बे बहार उन क्षेत्रों में ली जाती है जहाँ पर किसान भाई के पास पर्याप्त पानी उपलब्ध है। ये बहार फरवरी से लेकर मार्च माह में आती है। इस बहार के नियंत्रण के लिए जैसे ही आप दिसंबर माह में मतलब जो आपकी जो फलों की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके पहले आप सिंचाई रोक दें और रोकने के पश्चात आप जो है वही प्रक्रिया अपनाएं जो कि हमने अमरूद में अपनाई थी। और दूसरी बात हम करेंगे किसान भाई, यदि जो किसान भाइयों के पास पानी उपलब्ध नहीं है, सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है आप मृग बहार लें। मृग बहार जो है जून से जुलाई माह में आती है। इसके फलों की प्राप्ति हमें आराम से लेके जो है वो दिसंबर से लेके जनवरी के मध्य हो जाती है। जैसे ही आप फलों की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, फलों की हार्वेस्टिंग के बाद या तुड़ाई के बाद आप वही प्रक्रिया अपनाएं जैसे कि मैंने कहा सिंचाई रोकना। सिंचाई रोकना एक बहुत अच्छी विधि है जो कि हर किसान भाई कर सकता है। पौधे के आसपास 1 से लेकर 1.5 वर्ग मीटर जो चारों तरफ की मिट्टी आप हटा दें। मिट्टी हटाने के बाद जैसे कि जो रूट का फीडिंग जोन है उसको आप खुला छोड़ दें 1 से 2 माह। उसके बाद मतलब जो है आप उसके अंदर जो है पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक मिला दें। इसके लिए रिकमेंडेड डोज जैसे कि किया गया है प्रति पौधा 30 से 40 किलोग्राम जो है FIM, 200 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फेट एवं 300 से लेकर 400 ग्राम पोटास का इस्तेमाल आप जो है प्रति पौधे के हिसाब से प्रति वर्ष कर सकते हैं। यदि आप ऐसी क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपकी जो आने वाली मृग बहार है वो बहुत अच्छी होगी किसान भाइयों। दूसरी बात हम करते हैं कि क्रंतन की जो क्रिया होती है, हल्का क्रंतन आप आराम से मतलब जो है वो कैंचियों की सहायता, सेकेटरी की सहायता से आप कर सकते हैं। जैसे ही आपकी बहार आप ले लेते हैं, जैसे कि आपने मृग बहार यदि ली है तो मृग बहार जो है वो उसके फल आपको फरवरी तक अंत तक मिल जाते हैं। फरवरी के बाद आप तुरंत उसकी कटिंग कर दें। यदि आप अम्बे बहार लेते हैं तो अम्बे बहार आपको जो है जून जुलाई के मध्य मिल जाती है। जून जुलाई के बाद तुरंत आप जो है वो उसकी कटिंग कर दें। अब कई किसान भाइयों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यदि अम्बे बहार लेते हैं तो अम्बे बहार लेने के बाद हम फल जून जुलाई में तोड़ लेंगे तो फिर सिंचाई कैसे रोकी जाए, क्योंकि वर्षा ऋतु का समय रहता है, सिंचाई कैसे रोकी जाए। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपनी तरफ से सिंचाई न दें। उस फसल को ऊपर से जो सिंचाई मिल रही है, जो वर्षा के दौरान सिंचाई मिले, उस पर निर्भर रहने दें। जैसा भी होगा मतलब जो है वो समय समय पर होता जाएगा। और फीडिंग जोन को आप जो है जरूर मतलब थोड़ा सा मिट्टी को हटा दें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे देश में डेयरी उद्योग में पशुओं के बांझपन से बड़ा नुकसान होता है। बांझ पशुओं का पालना किसान भाइयों के लिए एक आर्थिक बोझ बनता है और ज्यादातर पशुपालक भाई ऐसे जानवरों को बूचड़ खाने में भेज देते हैं या फिर आवारा ही छोड़ देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ये आवारा पशु कहीं न कहीं किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्यों ना हम इन पशुओं में होने वाले बांझपन की वजहों को जानें और उनका उचित इलाज कर दूध उत्पादन को बढ़ाएं और अच्छी आमदनी भी कमाएं। तो आइए इस बारे में अधिक जानकारी लेते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार से। आसपास लोग कृषि पर, पशुपालन व्यवसाय पर आधारित हैं, जिसमें पशुपालन एक उनका मुख्य स्रोत है। प्रदेश का किसान खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय अपनाकर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वे अपने पशुओं का ख्याल रखें। तो पशुपालन के संबंधित कई बार लोगों को बहुत तकलीफों से जूझना पड़ता है। इसमें सबसे मुख्य कारण है पशुओं में बांझपन का आना। नंबर 1, पशुओं को उचित पौष्टिक चारा का ना मिलना। जैसे कि हमारे जो पशु होते हैं उनको हम उचित पौष्टिक चारा नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो पशु अविकसित रह जाते हैं। अविकसित होने की वजह से उनकी जनेंद्रियां भी अविकसित होती हैं, जो कि पूर्ण रूप से
पशु 2 साल में हमारे को टीका लेने के काबिल हम उसको समझते हैं, उसकी जनेंद्रियां ठीक ढंग से विकसित नहीं हो पाती हैं, तो उसमें जो हमारे पशु हैं वो बांझपन का एक मेन कारण ये बनता है। नंबर 2, जो हाइजेनिक कारण है जिसमें पशुओं का टीकाकरण और नेचुरल सर्विस, अगर कोई इन्फेक्शन एक पशु से दूसरे में किसी भी माध्यम से चली जाए तो पशु इन्फेक्टेड हो जाता है, तो बांझपन का दूसरा कारण ये भी है। किसान भाइयों, अपने पशु का पूरा ख्याल रखें। जरूरी ये है कि जब भी पशु चिकित्सक पशुओं को आवश्यक टीके लगवाएं, तो पशुओं की सभी टीके लगवाएं। पशुपालक जितना ख्याल अपने पशुओं का रखेंगे, उनके पशु भी उनके लिए लाभकारी बने रहेंगे। तो मेरे कुछ सुझाव हैं जिसकी वजह से आप इस रोग को दूर कर सकते हैं। तो आप अपने दुधारू पशुओं को नियमित रूप से कैल्शियम पाउडर, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल मिक्सचर जो होता है उसका पाउडर 30 या 50 ग्राम डेली खिलवाएंगे। हरा और सूखा चारा पशु के शरीर के अनुसार, जैसे कि एक बड़े पशु को मिक्स करके कुतर करके कम से कम 20 से 25 किलो हर दिन खिलाएंगे। पशुओं को जो एक हमारा कॉमन साल्ट होता है, आयोडाइज साल्ट होता है, उसकी वजह से भी पशुओं में बांझपन पाया जाता है। तो 10 से 30 ग्राम के आसपास पशुओं को हर दिन खिलाना चाहिए भी। मुख्यतः ये कारण पशुओं के बांझपन के कारण है। अगला कारण बांझपन का ये है कि जो हमारे पशु हैं वो हम नस्ल का भी उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे अच्छी नस्ल के पशु हैं उनका विकास लगभग 2 साल में हो जाता है, और जो दूसरे हमारे देशी पशु हैं उनका विकास लगभग 3 साल में होता है। तो मेरी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप विकसित प्रकार के पशु जैसे कि जर्सी गाय वगैरह रखें। जैसे ही पशु आपका गाभिन होता है और उसके बाद वो बच्चा देता है, तो उस बच्चे को पशु का पहला दूध पिलाना अति आवश्यक है। पालेंगे, पोषेंगे और ठीक बचपन से उसकी देखभाल करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई कारण हो कि जो हमारे पशु बांझपन के शिकार होते हैं वो उसमें हमारे को 80 से 90% सफलता मिलेगी। आगे अगर पशु में कोई बीमारी है तो हमारे पशु चिकित्सक उसका इलाज करेंगे। ये सब किसान भाइयों पे डिपेंड है कि अच्छे देखभाल, अच्छे रख रखाव में अगर पशुओं को वो रखें तो बांझपन की समस्या को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। बहरहाल जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि दुधारू पशु अपने मालिक को भारी मुनाफा देते हैं, लेकिन यदि उनका ख्याल ना रखा जाए और यदि जानलेवा बीमारियों से उनका बचाव ना किया जाए तो यही पशुधन आपकी जेब ढीली भी करवा सकता है। जिस प्रकार से हम पशुधन से धन कमाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका विशेष ख्याल भी रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मांगरोल, जिला मुरैना के कृषक जगदीश पटेल ने। यह प्लॉट ट्रे में नर्सरी तैयार करने की विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आप किसान भाइयों के बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग सीडलिंग तैयार करते हैं, जो सब्जी खेती करते हैं, उसका जो हम तैयार करते हैं बीज से पौधे नर्सरी के लिए, तो उसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल किसान भाइयों ने एक चीज़ देखा होगा आपने कि जो सब्जी की सीड हैं हाइब्रिड आती हैं, बड़ी महंगी आती हैं, और हम लोग जो नर्सरी तैयार करते हैं बाहर में, उसमें एक दिक्कत ये आती है कि जितने हम सीडलिंग तैयार करते हैं उसमें काफ़ी कुछ पौधे मर जाते हैं। और एक चीज़ और है कि जब हम फील्ड में लगाते हैं तो वहाँ से जब सीडलिंग को अपने खेत तक ले जाते हैं तो उसमें रूट उतना अच्छी तरह से नहीं आ पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पौधे के बढ़वार में दिक्कत आती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको एक आज नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है जो इसको पोर्ट्रे बोलते हैं। किसान भाइयों, चाहे आप छोटे स्तर पर सब्जियों की खेती करना चाहते हो या अधिक क्षेत्रफल पर,
इस तकनीक से ही सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। इस तकनीक से अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये कार्य पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में ही करें। आप खुले क्षेत्र में भी इस तकनीक से नर्सरी उगा सकते हैं, लेकिन खुले क्षेत्र में प्रो ट्रे में अधिक गर्मी और अधिक ठंड में नर्सरी ना उगाएं। तो इस तकनीक से कैसे नर्सरी उगाते हैं, आइए जानते हैं। पोर्ट्रे में सीडलिंग तैयार करते समय आप देखिए, पोर्ट्रे 108 छेद का होता है और ये मार्केट में 25 से 30 रुपए का आता है। और इसके जो सीडलिंग होते हैं, ये देखिए आप कि इसमें पूरा रूट जितना है पूरे आपको सारे दिख रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप जब इसको अपने खेत में लगाएंगे तो पौधे का जो ग्रोथ होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपका जो फसल होगा काफ़ी ठीक हो। हमारे पास अगर बर्मी कोलाइट हो या परलाइट हो, नहीं तो हमारे पास केचुए की खाद अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो भी नहीं है तो गोबर की सड़ी खाद हम लेके और इसमें भर देते हैं। यदि वर्मिलाइट, परलाइट और नारियल के बाहर के छिलके का पाउडर, जिसे कोकोपिट कहते हैं, उपलब्ध हो जाए तो 2 भाग कोकोपिट, 1 भाग वर्मिलाइट और 1 भाग परलाइट मिलाकर मिश्रण तैयार करें और प्रो ट्रे में भरकर बीजों की बुआई करें। इसके बाद इसमें थोड़ी सी पेंसिल कितने बड़ी, मतलब 5 से 10 सेंटीमीटर की एक लकड़ी लेके वहाँ से एक छेद करते हैं, दबाते हैं और उसी में सीड लगाते हुए चले जाते हैं। इसके बाद उसको हाथ से बस ऐसे कर दीजिए, हाथ से उस मिट्टी को दबा दीजिए और उस पर हल्का सा पानी जो है आप एक हजारा लेके उससे हल्की सिंचाई की जाती है और 1-2 दिन के लिए उस पर पॉलीथीन अगर आपके पास है वाइट कलर का, उससे कवर कर दीजिए, जिससे उसमें जो टेम्परेचर है जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त टेम्परेचर मिल पाता है, तापमान मिल पाता है, जिसके कारण से सीडलिंग की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और आपका 20 से 25 दिन में बैगन है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, ब्रोकली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आराम से तैयार हो जाता है और इसके बाद हम अपने खेत में उसको आसानी से लगा के और बढ़िया उसकी उपज प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम लागत में कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई करके अधिक लाभ कैसे लें? मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और उसके सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।